हेलो एंड नमस्कार। हेलो एंड नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे स्पेशल क्लासेस में, जहां पे हम बीएनएस की सभी धाराओं को आज ध्यान से पढ़ने वाले हैं। आज बहुत सारे क्वेश्चंस को हम डील करेंगे, प्लस बहुत सारे क्वेश्चंस को हम समझने की कोशिश करेंगे जो बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता से डायरेक्टली रिलेटेड है और आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता। ये रिप्लेस करता है आईपीसी को। तो थोड़ा सा कंपैरिजन अगर हम कर लें तो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पहले जैसे कि सबसे पहले इन दोनों के लागू होने की तिथि को अगर हम कंपैरिजन करें तो 1 जुलाई 2024 को हम देखते हैं कि हमारा बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता लागू होता है। और लागू होना, सिर्फ लागू हो जाने की अगर बात कर ली जाए तो हमारे आईपीसी की बात की जाए तो ये 1 जनवरी 1862 को लागू हुआ था। 1 जनवरी 1862 को लागू हुआ था। आप सभी को ये तो पता होगा कि आईपीसी को हम 1860 के साथ जोड़ते हैं, यानी कि 1860 में हमारी आईपीसी हमारे सामने आई थी। बिल्कुल उसी तरह से बीएनएस 2023 में हमारे सामने आ जाता है। 3 क्रिमिनल लॉस चेंज हो चुके हैं, जिनमें से बीएनएस भारतीय न्याय संहिता आईपीसी को रिप्लेस करता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, कोई भी एक्ट या कोई भी बिल जब एक्ट बनता है तो उसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है राष्ट्रपति की सहमति की। लोअर हाउस और अपर हाउस दोनों की सहमति के बाद राष्ट्रपति की सहमति इस एक्ट को मिलती है 25 दिसंबर 2023 को। ध्यान में रखेंगे, 25 दिसंबर 2023 को हमें बीएनएस एक एक्ट के रूप में देखने को मिल जाता है। और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये एक्ट नंबर कौन सा है, तो एक्ट नंबर 45 ऑफ 2023, इस नाम से भी आप इसे जान सकते हैं, बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता को। और अगर हम आईपीसी को थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करें, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो 6 अक्टूबर 1860 को 6 अक्टूबर 1860 को इसे सहमति मिली थी आईपीसी। उस समय तो राष्ट्रपति वगैरह हुआ नहीं करते थे, बट ये बिल से एक्ट जो बना था, ये आईपीसी हमारा उस समय में देखने को मिल जाता है। खैर, ये पुरानी बातें हैं, इससे अब आपको याद नहीं रखना है। अब आपको ध्यान रखने हैं ये नई चीज़ें, जो नए फैक्ट्स और नए एक्ट के साथ आपके सामने आ जाता है। तो अब शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को, अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, और जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उन सभी चीज़ों को एक एक करके हम देखना शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले तो कुछ चीज़ों को ध्यान में रख लेते हैं, जैसे क्या क्या नई चीज़ें जुड़ी गई हैं, जिसे हम अपकमिंग क्लासेस में भी डील करेंगे। जैसे बालक की बात कर ली जाए, उसकी डेफिनेशन को ठीक किया गया है। सेक्शन 48, 69, 45, 95, इन सभी चीज़ों को तो एक एक करके हम देखेंगे ही। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो हमारे लिए आगे अपकमिंग क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। जैसे कि हम आज लगभग अपने मैक्स टू मैक्स क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन की सीरीज तो काफ़ी लंबी है, लेकिन हम शुरू करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 1, जो कि हमें कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये है आपके सामने पहला क्वेश्चन, व्हाट इज एक्ट नंबर ऑफ भारतीय न्याय संहिता। तो एक्ट नंबर ये आपसे अक्सर पूछा जाता है, तो एक्ट नंबर आपका 45 है। इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सामने हैं, तो इन सारे क्वेश्चंस को एक एक करके हम यहाँ पे डील करना शुरू कर लेते हैं, ताकि आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके सामने क्लियर हो जाए। सबसे पहले अगर हम बात करें ये एक्ट नंबर कौन सा है, तो मैं पहले ही बता चुका हूं, हमारा बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता एक्ट नंबर 45 है। एक्ट नंबर 45 है 2023 का। ये क्लियर हो गया। दूसरी चीज़, इसे प्रेसिडेंट की एसेंट किस दिन पे मिलती है, तो ये मिलती है 25 दिसंबर 2023 को। दो फैक्ट्स आपके क्लियर हो जाते हैं। तीसरा हो जाता है कि ये लागू कब हुआ, तो 1 जुलाई 2024 को हमारा ये एक्ट लागू हो जाता है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें तो क्लियर हो गई। अब और जो चीज़ें अगर हम बैरक को स्टार्ट करें, बैरक से पढ़ना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले इसका होता है संक्षिप्त नाम क्या है, इसका प्रारंभ कैसे होता है और इसे लागू कब तक किया जाता है। यानी ये सेक्शन नंबर 1 को पूरी तरह से कवर करता है। ठीक है। अब इसमें एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट आपके सामने आता है कि ये एक्ट उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की गई है, यहाँ पे पावर होगी सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो राजपत्र में क्या करेगी, जिस तारीख को नियत करेगी, यानी कि जिस दिन इसे लागू किया गया, यानी 1 जुलाई 2024 को इसे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लागू किया गया। ये आप ध्यान में रखते रहेंगे। ठीक है। अब कुछ व्यक्तियों को इससे छूट है, जो हम आगे क्वेश्चंस में डील करेंगे। अब सेक्शन नंबर हमारा 1 क्या क्या कवर करता है, और जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 हम देखने वाले थे, क्वेश्चन नंबर 5 में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसे भी हम एक एक करके यहाँ पे डील करेंगे। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि
भारतीय न्याय संहिता की धारा 1 किससे संबंधित है? आपके अगर ऑप्शंस दे दिए गए कि अपराध की परिभाषा दी गई है तो नहीं साहब, अपराध की परिभाषा हमें कहाँ पे देखने को मिल जाती है? अपराध की परिभाषा हमें देखने को मिल जाती है सेक्शन नंबर 2 में। डेफिनेशन क्लॉज हमें मैक्सिमम जितने भी एक्ट्स होते हैं उसमें डेफिनेशन क्लॉज हमें सेक्शन नंबर 2 में ही देखने को मिल जाता है। तो सेक्शन नंबर 1 क्या कवर करता है साहब? सेक्शन नंबर 1 हमारा कवर करता है इसके संक्षिप्त नाम को, प्रारंभ को और लागू होने को, या फिर बात करें इसके शीर्षक की बात की जाए, इसके प्रारंभ होने की और इसके प्रवर्तन के क्षेत्र की, इसका एप्लीकेशन कहाँ तक होगा, कमेंसमेंट कैसे होगा, शॉर्ट टाइटल क्या होगा, इन सारी चीज़ों को हम सेक्शन नंबर 1 में कवर करते हैं। अक्सर एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चंस आपसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए इससे अगर हम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 की सीरीज़ में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अगर हम अपने बुक में देखें तो हमें देखने को मिल जाता है कि बीएनएस की धारा 1 की उपधारा 3। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको समझा दूं, ये है आपकी धारा, वेट, ये है आपकी धारा, धारा यानी सेक्शन, और इस सेक्शन के साथ आपको उपधाराएं भी पढ़ाई जाती हैं, उपधारा। और कभी कभी इस धारा के साथ हम इसे खंड पढ़ते हैं और खंड के उपखंड की बात करते हैं। ऐसा कब होता है कि धारा के साथ हम कभी उपधारा बोलेंगे और खंड के साथ कभी उपखंड बोलेंगे? तो जैसे सेक्शन 1 ये इसका सबसेक्शन 3 हो गया, या फिर सेक्शन 1 का खंड 3 हो गया, इसे हम क्या पढ़ेंगे? तो इसे जब भी जानना हो तो कुछ इस तरीके से देखिए कि अगर एक धारा के अंदर में कुछ और चीज़ों को डिफाइन किया गया है, 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे करके, और सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक ही चीज़ के बारे में कई सारी चीज़ें बता रही हैं, तो इसे हम उपधारा का नाम देंगे, इसे हम उपधारा का नाम देंगे, धारा 1 उपधारा 3। लेकिन अगर सारे जिसके इसके जैसे इसके साथ में जो उपधारा या उपखंड जो भी चीज़ें अलग से जोड़ी गई हैं, अगर ये सेपरेटली अलग अलग चीज़ों को बताना शुरू कर देता है तो इसे हम उपधारा ना कह के खंड कहेंगे। जैसे अगर धारा 1 की बात करें तो इसके उपधारा, उपधारा क्यों मैं कह रहा हूँ ये मैं बता दूं, क्योंकि धारा 1 की उपधारा 1 बताती है कि इसका संक्षिप्त नाम क्या होगा, यानी इसी धारा के बारे में बातचीत हो रही है। उपधारा 2 की बात की जाए तो उस तारीख की बात की जा रही है जिस तारीख को ये प्रवृत्त होगा। और इसके बाद उपधारा 3 की बात की जाए तो इसके उपबंधों के प्रतिकूल प्रत्येक कार्य या लोप के लिए जिसका यह भारत के भीतर दोषी होगा या इस संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। इट मीन्स क्या है, यहाँ पे सेक्शन नंबर 1 को ही कई तरीके से डिफाइन किया जा रहा है। इट मीन्स यहाँ पे हम उपधारा यानी सबसेक्शन पढ़ेंगे। तो जब बात करते हैं सेक्शन नंबर 1 इसके सबसेक्शन 3 की, तो यहाँ पे लाइबिलिटी फॉर ऑफेंस विद इन इंडिया, यानी भारत में किए गए अपराध के लिए हर व्यक्ति, अगर वो नागरिक है या फिर गैर नागरिक है, वो सभी उत्तरदायी है यानी लायबल है। इट मीन्स क्या हुआ कि अगर भारत में आकर के किसी तरह का भी अपराध किया जाता है जो बीएनएस में बताया गया है कि अपराध है, तो उसे दंड माना जाएगा। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि मेरी कंट्री में तो ऐसा सर जी, ऐसा कुछ भी, मेरे यहाँ पे तो ऐसा दोष नहीं माना जाता है, मेरे यहाँ तो ऐसा कुछ भी दंडनीय नहीं है, या फिर वहाँ पे कोई ऐसा पनिशेबल नहीं है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। अगर भारत में आकर के आप भारत के सिटीज़न हैं या भारत के सिटीज़न नहीं भी हैं तो भी अगर ऐसा कोई भी काम करते हैं, कोई भी ऑफेंस करते हैं, तो आप बीएनएस के ही बेस पे आपको दंड सुनाया जाएगा। ये आप क्लियर रखिए। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 और 8 हमारे सामने जो आता है ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंस एंड ऑपरेशन के बारे में बात करता है, यानी कि अगर भारत के बाहर किसी तरह का अपराध होता है तो उसके लिए अगर दंड के बारे में प्रावधान देखना है तो सेक्शन नंबर 1 का सबसेक्शन 4 हम देखेंगे। अगर भारत के बाहर, देखिए सबसे पहले क्या है, इसके लागू होने की बात की गई है, यानी कि इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे होगा। तो अगर भारत के बाहर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो सेक्शन 1 सबसेक्शन 4 में ऐसा बताया गया है कि भारत के बाहर अगर कोई भारत का नागरिक है ऐसा कार्य करता है तो उसके साथ बीएनएस चलता रहेगा, जैसे आईपीसी चलता रहता था। ठीक है, भारत के व्यक्ति अगर ब्रिटेन में जाकर के किसी तरह का अपराध करता है तो उसके ऊपर बीएनएस ही एप्लीकेबल होगा, अगर यहाँ पे उसके ऊपर किसी भी तरह की प्रोसीडिंग रेज होती है तो। ठीक है, अगर बात कीजिए अतिरिक्त क्षेत्रीय प्रवर्तन की, तो ये हमें सेक्शन 1 सबसेक्शन 5 में देखने को मिल जाता है, यानी कि भारत से बाहर, और मान लेते हैं किसी दूसरे देश में भारत के किसी नागरिक के द्वारा किसी तरह का अपराध किया गया, वहाँ पे भी बीएनएस लागू होगा। भारत में कोई भी, मान लेते हैं कोई शिप है, ठीक है, कोई प्लेन है, यहाँ पे रजिस्टर्ड है इंडिया में, और उस शिप को कहीं और जा कर के या उस शिप पर किसी और व्यक्ति के द्वारा किसी तरह का अपराध होता है तो उस पर भी ये एप्लीकेबल है। प्लस भारत में कोई कंप्यूटर संसाधन है उसको लक्ष्य बना करके, यानी कि कोई भी कंप्यूटर रिसोर्स है उसको अगर टारगेट करके भारत से बाहर और परे कोई भी ऑफेंस करता है तो वो सभी सब के सब कवर होंगे हमारे
बीएनएस में, ये ध्यान में रखते रहेंगे। ऐसे क्वेश्चंस आपसे अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे कि अगर हम आगे की क्वेश्चंस को भी डील करेंगे तो हमें क्वेश्चन नंबर 7 और 8 हमें देखने को मिल जाता है कि कौन सी धारा भारत के बाहर किए गए अपराधों के लिए दंड का प्रावधान करती है। इन सारे क्वेश्चंस को हम देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बीएनएस की कौन सी धारा बाह्य क्षेत्रीय संचालन का प्रावधान करती है, बाहर से क्षेत्रीय संचालन का, तो सेक्शन 1 का सबसेक्शन 5 जो है, बाहर से क्षेत्रीय किसी भी तरह का अगर कोई संचालन करता है या किसी तरह का ऐसा काम करता है जिससे यहाँ पे यानी इंडिया में किसी तरह का ऑफेंस कमिट होता है, तो वो भी यहाँ पे पनिशेबल होगा अंडर बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता। चलिए अब बात कर लेते हैं कि बीएनएस कुछ चीज़ों पे जो है इफेक्ट नहीं डालता है, कुछ चीज़ों को ये प्रभावित ही नहीं करता है, तो विशेष कानूनों को ये प्रभावित नहीं करता है। विशेष कानून का मतलब क्या हो गया, जैसे कई सारे ऐसे एक्ट्स होते हैं जो सैनिकों के लिए, आर्म्स एक्ट वगैरह होते हैं, इन सारी चीज़ों पे ये पूरा किसी भी तरह से ये इफेक्ट नहीं डालेगा। जैसे कि विशेष विधि का मतलब स्पेशल लॉज बहुत सारे बनते हैं, आगे हम देखेंगे क्वेश्चंस में ये भी क्लियर होगा। प्लस स्थानीय कानून की बात कर ली जाए, कुछ पर्टिकुलर जगहों से रिलेटेड कुछ स्थानीय कानून हैं, स्थानीय विधि हैं, और सशस्त्र बलों से जुड़े हुए जो कानून हैं, ये सब इससे इम्पैक्टफुल, इससे इम्पैक्ट ही नहीं लगेगा, इस पर किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कि सेक्शन नंबर 1 का सबसेक्शन 6 ये कहता है कि इस संहिता की कोई भी बात भारत सरकार की सेवा के अधिकारियों, सैनिक हो, नौसैनिक हो, वायु सैनिक हो, या विद्रोह या अभित्यजन के लिए दंडित करने वाले किसी अधिनियम के उपबंध हो या विशेष या स्थानीय विधि के उपबंध पर प्रभाव नहीं डालेगी, ऐसे ये क्लियरली लिखा गया है सेक्शन नंबर 1 के सबसेक्शन 6 में, ठीक है। बैरक भी अगर साथ में रख के चलें तो बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती हुई चली जाएंगी, हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, सारी चीज़ें क्लियर आगे आपके सामने है। चलिए बात कर लेते हैं बीएनएस में कुछ चीज़ें कानून द्वारा वर्जित होंगी, कानून द्वारा दंडनीय होंगी, और उसे ही हम क्या कहेंगे, अपराध कहेंगे। इट मीन्स अगर हम ऑफेंस की डेफिनेशन को ध्यान से देखें, ऑफेंस की डेफिनेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो हमें ये चीज़ समझ में आ जाती है कि कोई भी चीज़ अगर बीएनएस में या फिर कानून द्वारा वर्जित है या दंडनीय है, प्रोहिबिटेड है, ठीक है, या पनिशेबल है, तो उसे हम ऑफेंस कह देंगे, उसे हम क्या कह देंगे कि भाई इन्होंने अपराध कर दिया। अब इसकी डेफिनेशन बहुत सारे लोगों ने दी हुई हैं, जैसे कि अगर हम ब्लैकस्टोन की बात की जाए तो इनका कहना है निषिद्ध या समादेशित करने वाली सार्वजनिक विधि के अतिक्रमण के रूप में किया गया कार्य या लोप अपराध कहलाता है। कार्य का मतलब कि कोई काम आपने कर दिया जो कि क्या कर रहा है, समादेशित करने वाली सार्वजनिक विधि है, क्या कर रहा है, निषिद्ध करने यानी रोकने के लिए, या फिर सबको समान रूप से आदेशित करने वाली कोई भी अगर सार्वजनिक विधि है उसका अगर कोई अतिक्रमण करता है, उसका कोई वॉलेशन कर रहा है, तो उस कार्य को करने वाली चीज़ें या फिर उस कार्य को, ऐसी कार्य जो इसका लोप, लोप का मतलब और ज़्यादा आपको डिफाइन किया जाएगा आगे क्वेश्चंस में, या फिर ऐसे लोप अगर कोई करता है तो इसे अपराध कहा जाता है, ठीक है। एक होता है कुछ काम को करना, एक चीज़ कुछ काम को ना करना, न करने से भी कभी कभी अपराध होते हैं, तो कार्य और लोप को हम आगे समझेंगे। इसी तरह से अगर स्टेफन की बात की जाए तो उनके अनुसार अपराध विधि द्वारा निषिद्ध और समाज के नैतिक मूल्यों के लिए रुचिकर एक कार्य है। केनी एक और विद्वान आते हैं जो कहते हैं अपराध ऐसे दोष हैं जिसमें अनुशास्ति दंडात्मक होती है या तथा जो किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा क्षम्य नहीं होती है, ये ध्यान में रखते रहेंगे। सेक्शन 2 का सबसेक्शन 24 अपराध को संहिता द्वारा दंडनीय होने के आधार पर परिभाषित करती है, इसे भी हम एक एक करके देखना शुरू करेंगे। खैर चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर चलेंगे तो यहाँ पे एक आपके सामने आता है कि डिसओबीडियंस इज नॉट क्राइम अनलेस द लॉ डिक्लेयर्स इट अ क्राइम। जब तक उसे अपराध घोषित न किया जाए तब तक वह अपराधी नहीं होगा। इट मीन्स अगर किसी व्यक्ति को हमें ये कहना है कि वह व्यक्ति क्या है, अपराधी है, तो जब तक कानून उसे अपराध घोषित न कर दे, जो कुछ उसने किया है, मान लेते हैं कि उसने क्या किया, बाइगेमी कर ली, द्विविवाह कर लिया, ठीक है। बाइगेमी एक समय तक अपराध नहीं हुआ करता था, बहुत पहले की बात मैं बता रहा हूँ जिस समय में द्विविवाह पॉसिबल हुआ करता था। या फिर अगर हम कुछ ऐसा कानून लेकर के आए कि मान लेते हैं मुस्लिम धर्म में बाइगेमी को भी अपराध मान लिया जाए, तो एक समय तक उसे अपराध नहीं माना जाता था, लेकिन जब कानून ने मान लिया कि अपराध है तो उसे अपराध घोषित कर दिया गया, ठीक है। जैसे अगर अभी तक की बात की जाए तो एडल्ट्री की बात कर ली जाए, या फिर हम बात करते हैं होमोसेक्सुअलिटी की बात कर ली जाए, ये एक समय तक अपराध माना जाता था, लेकिन एक समय के बाद इसे अपराध से बाहर कर दिया गया। तो
देश काल और परिस्थितियों के अनुसार ये हमारे कानून, ये हमारे लॉज चेंज होते रहते हैं। तो इसको अगर हमें बहुत बेहतरीन अगर समझना है तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि कानून उसे अपराध घोषित ना करे जब तक कानून उसे अपराधी घोषित ना करे या अपराध किसी चीज़ को घोषित ना करे, तब तक वो चीज़ अपराध नहीं कही जाती है। ठीक है, ओके। डिसोबीडियंस की बात की जा रही है, डिसोबीडियंस किसी चीज़ को ना मानना, उसकी बात हो रही है। एंड नेक्स्ट में आप देखते हैं विच इज़ नॉट एन, ठीक है, ये आगे अपूर्ण अपराध, ठीक है, इनकेट क्राइम की बात की जा रही है। अपूर्ण अपराध या अपहरण की बात कर ली जाए, ये क्या है, किडनैपिंग क्या है, अपूर्ण अपराध है या नहीं है। तो साहब ये जो है अपूर्ण अपराध नहीं है, ये पूरी तरह से एक अपराध है, ये ध्यान में रखते रहेंगे। अगर कुछ मामलों की बात की जाए, आपराधिक कृत्य पूरा नहीं हुआ है या फिर किसी ने क्षति नहीं हुई है किसी तरह की, फिर भी अपराध घटित हो जाता है, तो इसे हम अपूर्ण अपराध या प्रारंभिक अपराध कहते हैं। जैसे कोई कोशिश करना, अपराध की कोशिश करना, प्रयत्न करना, आपराधिक षड्यंत्र करना, कॉन्स्पिरेसी कर लेते हैं अक्सर लोग, दुष्प्रेरण करना, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि भाई आपने पूरा अपराध किया नहीं है, अपूर्ण अपराध है आपका, लेकिन फिर भी इसे अपराध की श्रेणी में, क्योंकि आपने कोशिश की, ऑफेंस किया, अपहरण करने की प्रयास जो है, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी आ जाती हैं अपूर्ण अपराध में। ये ध्यान में रख लेते हैं। क्या अपूर्ण अपराध नहीं होगा, तो इसमें हम देख लेंगे, तो अपहरण जो अपूर्ण अपराध के रूप में हमें नहीं देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट आपको करेक्ट स्टेटमेंट दिख जाएगा। अगर ऑफेंस के रूप में हम देखें कि इनमें से कौन सा सही कथन नहीं है, ऐसा एक क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 14 में देखने को मिल जाता है। तो करेक्ट स्टेटमेंट ऑन ऑफेंस ये क्या है, तो अगर कोई इलीगल एक्ट होता है तो उसे हम क्या कह देंगे, ऑफेंस कह देंगे, यानी अपराध एक अवैध कृत है। ये डेफिनेशन के रूप में भी आप समझ सकते हैं, स्टेटमेंट में अगर आपसे आ जाता है तो स्टेटमेंट में भी आप इसे समझ सकते हैं। यानी अपराध यानी ऑफेंस को अगर डायरेक्टली कहा जाए तो एक तरीके से इलीगल एक्ट है, कोई अवैधानिक कृत्य कर दिया गया। कोई भी व्यक्ति अपराध की श्रेणी में तभी आएगा जब उस कार्य को विधि के द्वारा दंडनीय बनाया गया हो, यानी कोई कार्य विधि के विरुद्ध है, अवैधानिक है, तो ही वो दंडनीय होगा, अदरवाइज वह दंडनीय नहीं होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके सामने ऐसे भी आता है जिसे हम कहते हैं, जिसे हम कहते हैं लोक नीति के आधार पर ये उचित है या फिर नहीं है। ठीक है, क्या है ये, विकैरियस लायबिलिटी की बात की जा रहा है। ठीक है, विकैरियस लायबिलिटी की बात कर रहा है। इसे अगर हम ध्यान से देखें तो एक क्वेश्चन आपके सामने आता है, अपराधों में प्रतिनिधित्व जो दायित्व है इसके सिद्धांत को लागू करने में वांछनीयता से अधिक आवश्यकता के कारण संभव हुआ। इसका औचित्य किस पर आधारित है? आपके चार ऑप्शंस हैं, लोक नीति, पर्यवेक्षण की असफलता, अनधिकृत समझा गया, या फिर कठोर दायित्व, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, इन चारों में। ठीक है, तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर अगर ए को देखा जाए, लोक नीति, यानी आपराधिक विधि के अंतर्गत प्रतिनिधित्व के दायित्व की बात की जा रही है, उसका सिद्धांत आवश्यकता पर आधारित है, न कि वांछनीयता पर, तथा इसका औचित्य लोक नीति पर आधारित है। जैसे आर बनाम हिंगिस के बाद में सर्वप्रथम यह सिद्धांत हमें प्रतिपादित करता हुआ दिखाई दे जाता है। चलिए, इसके आगे भी हम बहुत सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, बहुत सारे पॉइंट्स को भी डील करेंगे, बट उन सारे पॉइंट्स को पढ़ने के लिए थोड़ा और एक कंसाइज आपके लिए एक चैप्टर लेकर के आया जाएगा। और इसी के साथ आपकी आज की क्लास को कवर करते हैं, एंड बहुत सारे डायग्रामेटिक पार्ट्स रह गए हैं जिन सब चीज़ों को भी डील करना है, बट अगली क्लास में हम इसे काफ़ी अच्छे से डील करेंगे। आज के लिए थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।